नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे बिहार में मंत्रियों के बीच जो विभागों का बंटवारा हुआ है उसके क्या निहितार्थ हैं और उससे क्या कुछ संकेत मिल रहे हैं। काफ़ी समय निकल गया तो तरह तरह की चर्चाएं हो रही थी कि भाई विभागों का बंटवारा नहीं हो रहा है, इसकी वजह क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ खास विभागों को लेकर भाजपा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर दबाव बना रही है या कोई और बात है। उसमें एक प्रमुख चर्चा ये थी कि भाजपा गृह विभाग चाह रही है और शायद वो विभाग उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी अपने पास रखना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज पर्दा उठा और वो सारी चीज़ें आ गई कि भाई किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाएगा। तो जिन मंत्रियों ने पिछले दिनों शपथ ली थी उनको वो सारे विभाग आवंटित कर दिए गए। बल्कि हम इसको इस रूप में देखते हैं कि भाजपा कोटे में कौन कौन से विभाग जाएंगे, थोक के भाव वो विभाग उनके मंत्रियों को दे दिया गया। अधिक विभाग जो है दोनों उप मुख्यमंत्री यानी सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा को दिया गया और बाकी मंत्रियों को उनके विभाग दिए गए। इसी तरीके से जदयू में भी हुआ। फिर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के जो संतोष सुमन हैं उनको दिया गया और निर्दलीय सुमित कुमार सिंह। और जो गृह और कार्मिक विभाग की बात कही जा रही थी वो पहले की तरह ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने पास रखा हुआ है। अब इंतज़ार इस बात का है कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब होता है। तो जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो यही विभाग जो भाजपा कोटे के मंत्री आएंगे उनको उसमें से वो विभाग मिलेगा, जो जदयू के आएंगे उनको मिलेगा और बाकी जो चीज़ें होंगी वो समय के हिसाब से तय कर दी जाएंगी। अब इसमें नया क्या संकेत आया, तो देखिए इसमें नया संकेत ये आया है कि आज जो विभाग अलॉट किए गए, अगर हम दलीय आधार पर देखते हैं तो भाजपा के पास वही सारे विभाग दिए गए हैं जो 2020 में थे। मतलब 2020 में विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो एनडीए की सरकार में बिहार में बनी थी तो उस समय में भाजपा कोटे के मंत्रियों के पास जो विभाग थे वही विभाग आज फिर से उनको दिए गए और जदयू कोटे के मंत्रियों के पास जो विभाग थे वो उनको दिए गए। तो फ़र्क तो कुछ नहीं है। पिछली बार भी जो है भाजपा के 2 उप मुख्यमंत्री थे, इस बार भी भाजपा के 2 उप मुख्यमंत्री हैं, विभाग भी वही है, सिर्फ चेहरे बदल गए हैं। तो अब सवाल उठता है कि फिर नया क्या। तो मतलब हुआ कि गठबंधन भले नया हो लेकिन अंदाज वही पुराना है। और आज का जो घटनाक्रम है वो इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किसी भी सूरत में किसी भी स्तर पर कोई समझौता करने के मूड में नहीं है। वो उनकी जो चाहत होगी वही कार्यान्वित की जाएगी और वो अपने हिसाब से पहले की तरह शासन व्यवस्था को चलाएंगे और उनके निर्देश को मानने के लिए सभी बाध्य होंगे। आमतौर पर ऐसा होता भी है, लेकिन पर्दे के पीछे कुछ डील होती है तो इसमें थोड़ा बहुत जो है परिवर्तन हो सकता है, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। और मुझे लगता है कि भाजपा उन पर कोई बहुत अधिक दबाव बनाने की स्थिति में भी नहीं है, क्योंकि नाजुक वक्त है। महज एक आध महीने के अंदर जो है वो लोकसभा चुनाव की घोषणा हो जाएगी और भाजपा नहीं चाहेगी कि नीतीश कुमार नाराज़ होकर फिर से चले जाएं, क्योंकि बड़ी मुश्किल से नीतीश कुमार फिर से भाजपा के साथ आए हैं और भाजपा चाहेगी कि नीतीश कुमार के साथ ही हम चुनाव मैदान में उतरें ताकि कुछ फ़ायदा हो। अब यहाँ एक नई बात ये समझने की है कि जब मंत्रिमंडल के गठन में पिछला ही ट्रैक जो है उसको अपनाया गया, यानी फार्मूले को, यानी 2020 में जो स्थिति थी वही हुआ। तो इसे लेकर के अब ये चर्चा चल रही है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर जो फार्मूला था, संभव है कि इस बार उसी फार्मूले पर सीटों का बंटवारा हो, सीटों की पहचान हो और घटक दलों के लिए सीटें तय की जाएं। तो वैसी स्थिति में 2019 में 17 सीटें बीजेपी और जेडीयू को मिली थी। तो जेडीयू जो है उसमें 16 सीट जीती थी, 1 सीट हार गई थी। किशनगंज सीट वो हार गई थी जहां वो दूसरे स्थान पर थी और बीजेपी का 100% स्ट्राइक रेट था। और 6 सीटें जो हैं उस समय एकीकृत लोक जनशक्ति पार्टी को दी गई थी। और इस बार जो है वो लोक जनशक्ति पार्टी 2 भागों में बटी हुई है। तो थोड़ा हम पीछे अगर जाकर देखें तो उस समय में लोक जनशक्ति पार्टी को 6 लोकसभा और 1 राज्यसभा की सीट दी गई थी, जिस पर उस पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान जी चुनाव जीत कर गए थे। लेकिन वहाँ पर क्या हुआ कि उनके दिवंगत होने के बाद वो सीट फिर से लोजपा को नहीं दी गई, भाजपा ने नहीं दिया।
तो इस बार जो है अब 6 सीट की बात उठेगी कि लोजपा, दोनों पक्ष कह रहा है कि हम असली लोजपा हैं, चाहे वो चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हो या पशुपत पारस जी की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी हो। दोनों का दावा है कि असली लोजपा हम हैं और वो 6 सीट जो 2019 में मिली थी मुझे मिलना चाहिए। लेकिन पशुपत पारस जी का दावा कुछ और है। उनका कहना है कि जब पार्टी में विभाजन हुआ और 5 सांसद हमारे साथ आ गए तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने हमारी पार्टी को ही लोजपा के रूप में मान्यता दी और हम सरकार में मंत्री भी हैं। जबकि चिराग पासवान जी कह रहे हैं कि नहीं, असली लोजपा हम हैं और हमको ही 6 सीट मिलनी चाहिए और प्लस एक जो राज्यसभा का है वो है। एक नई चीज़ उन्होंने ये भी कह दी कि हाजीपुर सीट जो है वो हमको मिलना चाहिए। अब वहाँ से चुनाव खुद चिराग लड़ेंगे या उनके पार्टी के कोई अन्य नेता लड़ेंगे, ये तो अभी स्पष्ट नहीं है। अभी चिराग जी जमुई से सांसद हैं, जबकि हाजीपुर की बात करें तो वहाँ से उनके चाचा पशुपत पारस जी जो केंद्र में मंत्री वो सांसद हैं। तो पारस जी उस क्षेत्र को छोड़ना नहीं चाहते हैं और चिराग जी ज़बरदस्त दावा कर रहे हैं कि हमें मिलना चाहिए। तो ये एक जो झमेला है भाजपा को, उसको सलटना, तो एक तो वो विवाद है कि भाजपा को ये सलटना होगा कि इन दोनों गुटों के बीच कैसे तालमेल करके हम सीटों का बंटवारा करें। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि अगर 17 सीट पर भाजपा और जदयू लड़ती है तो वैसी स्थिति में बचा सिर्फ 6 सीट। अब इस 6 सीट में आप कैसे एडजस्ट कीजिएगा? कितना पारस गुट को दीजिएगा, कितना चिराग गुट को दीजिएगा, कितना हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को दीजिएगा, कितना उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी को दीजिएगा? तो ये एक बड़ा सवाल है। अब इसको देखने की बात होगी कि भाजपा जो है अपने तमाम घटक दलों को कैसे संतुष्ट कर पाती है। उसकी कोशिश होगी कि ये तमाम घटक दल लोकसभा चुनाव में उसके साथ मैदान में उतरें। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है। बात अभी ज़्यादा इस बात की चल रही है कि सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि चिराग पासवान का रुख क्या होगा। अभी एक नई बात आप ये देख लीजिए कि जब से बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार बनी है तो उसमें मुख्यमंत्री जी चूँकि एनडीए गठबंधन के यहाँ नेता हैं तो उनसे मिल करके लोग बधाई दे रहे हैं। तो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी जी जाकर के उनके आवास पर मिले, बधाई दिए। उपेंद्र कुशवाहा जी जाकर बधाई दिए। बीजेपी के लोग तो बधाई दे ही रहे हैं, लेकिन अकेले चिराग पासवान हैं जो अभी तक उनसे मिल करके उनको बधाई नहीं दिए। तो इस बात को लेकर के तरह तरह की चर्चाएँ हैं। दूसरी बात यह है कि चिराग पासवान ने भले स्वागत किया है, उनको मौखिक तौर पर बधाई उनको दी है, लेकिन अगर अधिक सीट की दावेदारी होती है तो चिराग पासवान क्या करेंगे? एक उनके बहुत करीबी हैं पार्टी में, शायद राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है अरुण कुमार जी जो पूर्व सांसद है जहानाबाद के। उनकी चाहत है कि भाई जहानाबाद से अरुण बाबू को चुनाव लड़ाया जाए, लेकिन जहानाबाद जो है जदयू की सिटिंग सीट है, तो वहाँ कैसे जदयू वो सीट छोड़ेगी, इस बात की संभावना कम है। और अगर उनको 6 सीट चिराग जी को नहीं मिला तो फिर वो उनके साथ जो लोग हैं उनको वो कैसे संतुष्ट करेंगे? अगर वो महागठबंधन में जाते हैं तो संभव है कि महागठबंधन में उनको इच्छानुसार सीट मिल जाए, लेकिन वहाँ सबसे बड़ी कठिनाई ये हो गई, नेतृत्व की टकराहट होगी। मान लीजिए इस वक्त जो बिहार में राजनीतिक परिस्थिति है उसमें संभव है कि हर व्यक्ति चाहेगा कि उसका कुनबा बड़ा हो, वेलकम करेगा, सब कुछ होगा। लेकिन चिराग पासवान के समर्थक जो हैं वो शुरू से कहते रहे हैं कि बिहार के वो मुख्यमंत्री होंगे। वो लगातार उनकी मांग रही है। चिराग पासवान का नेतृत्व बहुत धारदार है। वो बिहार के हर क्षेत्र में किसी भी घटना के होने पर वहाँ पहुँचते हैं। उनकी सभा में भीड़ बहुत जुटती है। वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव जो आरजेडी के नेता हैं, पिछली सरकार में उप मुख्यमंत्री थे, तो उनके बारे में है कि वो बिहार के मुख्यमंत्री हों। तो वहाँ पर है कि भाई ये एक नेतृत्व की टकराहट हो सकती है। थोड़ा सा हम पीछे का एक मामला देखें तो जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि पिछली बार लोकसभा चुनाव के दौरान जो है वो बेगूसराय में सीपीआई ने कन्हैया कुमार को कैंडिडेट बनाया। तो बीजेपी आरजेडी से आग्रह किया गया कि आप अपना कैंडिडेट नहीं दीजिए और कन्हैया कुमार को जो है आप सपोर्ट कीजिए, लेकिन आरजेडी ने उनकी बात नहीं सुनी और कन्हैया कुमार के खिलाफ जो है आरजेडी ने तनवीर हसन को उतार दिया मैदान में। नतीजा हुआ कि सीट वोट तो काफ़ी आया कन्हैया कुमार को, लेकिन वहाँ से भाजपा के गिरिराज सिंह चुनाव जीत गए और वो अभी केंद्र में मंत्री हैं। तो उसके पीछे ये कहा गया कि कन्हैया कुमार तेज़ तर्रार नेता हैं और बिहार में कोई तेज़ तर्रार नेता आए तो फिर वो तेजस्वी के नेतृत्व के लिए दिक्कत पैदा कर सकता है।
इसलिए आरजेडी ने कन्हैया कुमार को सपोर्ट नहीं किया। तो अगर हम उस बात को याद कर लें तो उस संदर्भ में चिराग पासवान को स्वीकार करना या चिराग पासवान का महागठबंधन में जाकर के खुद को एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। अब आप देख लीजिए कि कांग्रेस पार्टी महागठबंधन में है और कन्हैया कुमार सीपीआई छोड़कर कांग्रेस में जा चुके हैं। इसके बावजूद बिहार में अगर कांग्रेस अपनी स्थिति अच्छी करना चाहे तो वो कन्हैया कुमार को उतार सकती थी, चूँकि उनकी सभा में भी भीड़ बहुत जुटती है, वो अपनी बातों से लोगों को बहुत प्रभावित करते हैं। मगर आप देख लीजिए तो कन्हैया कुमार कहीं नज़र ही नहीं आए। तो एक ये माना जाता है कि शायद वो आरजेडी के दबाव की वजह से हो रहा हो कि यहाँ तेजस्वी के नेतृत्व के आगे कोई दूसरा प्रबल नेतृत्व नहीं होना चाहिए। तो कुल मिला के हम देख सकते हैं कि बिहार में बड़ी विचित्र स्थिति है। कल को क्या होगा कोई नहीं कह सकता, लेकिन दिलचस्प राजनीतिक जंग होगी, दिलचस्प राजनीतिक समीकरण बनेंगे, एक दूसरे को सहमत देने की तैयारी चल रही है। आगे हम लोग स्थिति पर नज़र रखते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।